नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री को देखेंगे और उसमें एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। दोस्तों बता दें कि इस चैप्टर से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों 7 नंबर को लेने के लिए आपको खूब तन मन से पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर को। दोस्तों बता दें कि आप अपनी तरफ से खूब मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ तक आप सोच नहीं सकते हैं और उसको याद तैयार नहीं कर पाते। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि उसको भी तैयार किया जाए, कुछ नई नई टेक्निक से सीखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए, इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा हो सकता है आप पढ़े हों या हो सकता है ना भी पढ़े हों, तो आइए उन सभी चीज़ों तक पहुंचा जाए जहां से एग्जामिनर सोच कर क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर की तरह सोचें और एग्जामिनर की तरह सोच करके उसका आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डी ब्लॉक का तत्व क्या है। आइए सीखते हैं डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, उनको कितने कैटेगरी में बांटा गया है और उनको कहाँ कहाँ रखा गया है और उनको किस किस नामों से जाना जाता है और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को बारी बारी देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आपसे पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है या डी ब्लॉक के तत्व का दूसरा नाम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है, यानी डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं और उनको आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में रखा गया है। यानी आवर्त सारणी में कुल कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो डी ब्लॉक जो होता है उसमें डी ब्लॉक के तत्वों को यानी संक्रमण तत्वों को रखा गया है और संक्रमण तत्वों को रखा गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि उनको संक्रमण तत्व कहते हैं या नहीं कहते हैं, या आपसे पूछा जाए कि किसको कहते हैं, तब आप आंसर देंगे। क्या आंसर देंगे? कि वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 से 2 होता है और n-1 d1 से लेकर 10 तक होता है। यानी वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns इतना होता है, फिर n-1 d1 से लेकर 10 तक होता है, उन सभी तत्वों को क्या कहेंगे? संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या फिर अथवा करके दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि वे सभी तत्व जिनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में भरना प्रारंभ होता है, उन सभी को डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। अब देखिए, जैसे अगर संक्रमण तत्व का उदाहरण पूछेगा आपसे तो इसमें से या इसमें से या इसमें से कोई भी आप बता सकते हैं, वे सभी संक्रमण तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए संक्रमण तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है या संक्रमण तत्व कितने प्रकार के होते हैं। तो संक्रमण तत्व इतने प्रकार का हो सकता है या इतने प्रकार का होगा या इतने प्रकार का, लेकिन उन तीनों में अगर इतने प्रकार का होगा तो इनको क्या कहेंगे हम? देखिए 3D श्रेणी के तत्व या प्रथम श्रेणी के तत्व नहीं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। क्या कहेंगे? प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व या 3D श्रेणी के तत्व। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई 3D श्रेणी का तत्व कौन सा है पूरे में से, तब पूरे में से आपको केवल इसमें से बता सकते हैं आप, यानी इस पूरे में से ये पूरा डी ब्लॉक का तत्व है, पूरा संक्रमण तत्व है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 3D श्रेणी का तत्व कौन है तो केवल आप इसमें से किसी को बताएंगे। यानी ये जो शक्ति वक्र में फेकनी कूजन है, इसमें से आप किसी को बताएंगे। यही क्या कहलाते हैं? 3D श्रेणी के तत्व। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ शक्ति वक्र में फेकनी कूजन। जैसे दुर्गा जी क्या होता है कि दुर्गा जी शक्ति वक्र से मारी थी राक्षस को। राक्षस मतलब कूजन, कू मतलब कुकर्मी लोग, राक्षसी लोग, जन मतलब लोग। ठीक है, तो शक्ति वक्र से मारी थी दुर्गा जी, तो वहीं से बना है शक्ति वक्र में फेकनी कूजन। ये हो गया। इनको क्या कहेंगे आप? 3D श्रेणी के तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि दूसरा क्या होता है, यानी संक्रमण तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कौन हो गया? 3D श्रेणी के तत्व या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। इनको 3D श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका जो बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D उपकोष में भरना प्रारंभ होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 3D श्रेणी के तत्व। दूसरा संक्रमण तत्व का जो दूसरा प्रकार है वो कौन सा है भाई? तो वो है 4D श्रेणी के तत्व या द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। जैसे अगर आपसे पूछा गया तो इनमें से आप किसी को बता सकते हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी 4D श्रेणी के तत्व हैं। इनको 4D श्रेणी का तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इनके बाह्यतम कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में भरना प्रारंभ करेगा, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? 4D श्रेणी के तत्व। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले बहुविकल्पी कि बताइए इनमें से कौन 4D श्रेणी का तत्व है,
तब आप इनको अच्छे से पहचान लीजिए। इनको आप देखेंगे, अगर ये रहेंगे उसमें ऑप्शन में, तभी आप बोलेंगे कि यही 4D श्रेणी का है। अगर ये नहीं मिलते हैं तो वो 4D श्रेणी का तत्व नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि इनमें से कौन 4D श्रेणी का तत्व है, तब आप इनको पहचान लीजिए। अब इनको पहचानेंगे कैसे, तो आइए हम याद करा देते हैं। कैसे, देखिए, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे। जब कोई मित्र किसी दूसरे मित्र के साथ बहुत दिन तक रह जाता है और वो मित्र उसको छोड़ के चला जाता है, तब ये बोलता है, क्या बोलता है, मजाक मजाक में रोता है उसके बिना, लेकिन कहता है कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी मोहब्बत हमको रुलाती ही रहे जिंदगी भर। ठीक है, ठीक है, वही उसको याद आ रहा है और वो बोल रहा है क्या, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त। दोस्तों ये ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ट्रिक है याद करने के लिए, इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा, ठीक ना, निवेदन है मेरे तरफ से। अब देखिए दोस्तों क्या है, एट्रियम है, जर्कोनियम है, नियोबियम है, ठीक है, इस तरह से, मतलब बहुत तत्वों के नाम है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ सिंपल बस मैं याद करवा रहा हूँ, इसलिए याद करवा रहा हूँ कि अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ गया तो आप फंस जाएंगे उस समय, ठीक है। तो इनको अच्छे से पहचान लीजिए। ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पहले अगर कोई दोस्त, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये हो गए कौन से 4D श्रेणी के तत्व हो गए, ठीक है। अब इनको भी आप याद कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, अच्छे से दिमाग में आ जाएगा और फिर आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। लाया हूँ तेरे लिए, लाया हूँ तेरे लिए, ठीक है, क्या लाया भाई, लाया हूँ तेरे लिए नहीं, वास्ते, लाया हूँ तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने। देखिए, लाया हूँ तेरे वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने। देखिएगा जरा यहाँ पे, ये हाफनियम और जर्कोनियम है ना, इनको जुड़वा तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी का जुड़वा तत्व किसको कहते हैं, हाफनियम और जर्कोनियम को। ये देखिए ऑस्मियम है, ऑस्मियम के बारे में एक खासियत है, क्या है कि यह ऐसा तत्व है, यह ऐसी धातु है, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व रखे गए वो सभी धातुएं हैं, तो यह एक ऐसी धातु है जो पूरे आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है, यानी इसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। और एक ऐसा तत्व ये है, एक ऐसी धातु ये स्कैंडियम है जिसका घनत्व तो सबसे कम होता है, सभी धातुओं में सबसे कम होता है। ये देखिए, ये प्लेटिनम है, यह स्वर्ण धातु कही जाती है और यह सबसे महंगी धातु है, ठीक है। और यह प्लेटिनम का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाया जाता है तब। यह प्लेटिनम उत्प्रेरक के रूप में काम करता है कब, जब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है तब। अब आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने में कितने उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो 3 उत्प्रेरक, V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड पढ़ते हैं, प्लेटिनम उत्प्रेरक, और नाइट्रिक ऑक्साइड है, यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाते समय उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को 2 विधियों से बनाया जाता है, एक संपर्क विधि, एक शीर्ष कक्ष विधि। जब शीर्ष कक्ष विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगे तब नाइट्रिक ऑक्साइड को लगाएंगे उत्प्रेरक के रूप में, और जब संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाएंगे तब लगाएंगे प्लेटिनम उत्प्रेरक को उत्प्रेरक के रूप में, ठीक ना, प्लेटिनम धातु को उत्प्रेरक के रूप में लगाएंगे, ठीक है, या वैनेडियम पेंटाऑक्साइड को लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, यह सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात है कि ये सभी डी ब्लॉक के तत्व उत्प्रेरक के रूप में भी काम करते हैं, इसलिए यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बहुविकल्पी में, ठीक है। आगे आइए, हम आपको बता दें, आशा करते हैं कि पहले ये देखिए, ये सब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। यह कौन है, तो ये जो है ये सभी कौन सी श्रेणी के तत्व हैं, 5D श्रेणी के तत्व या तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व। इनको 5D श्रेणी के तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विनाश करेंगे तो बाहरी कोश का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में भरना प्रारंभ करेगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो भी तत्व हैं उनको क्या कहेंगे, 6D श्रेणी के तत्व हैं। अब आपको एक चीज और बता दें कि जो 57 है ना, उसके बाद यहाँ पे 58, 59, 60 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 72 से स्टार्ट हो गया, यानी 57 और 72 के बीच के तत्व गायब हो गए। वो कहाँ चले गए, उड़ के वो चले गए यह ब्लॉक के तत्वों में, यानी 57 के बाद जो 58वां था, 58 से लेके ये 57 यहाँ लिखा गया इसलिए कि 57 के बाद से ये शुरू हुए हैं। तो ये 57 और 89 को छोड़ के बाकी ये जो तत्व क्या है, यह ब्लॉक में चले गए, इसलिए उनको क्या कहते हैं, यह ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए जो ये भी है ना, इनको हम लोग अगली वीडियो में याद करेंगे ट्रिक से। जैसे कि अगर बहुविकल्पी में दे दिया कि बताइए इनमें से कौन लैंथेनाइट श्रेणी का तत्व है या एक्टिनाइट श्रेणी का तत्व है, ठीक है, या फिर बताइए कि ये एफ ब्लॉक का तत्व है कि डी ब्लॉक का तत्व, तब तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग इनको ट्रिक से याद करेंगे और ऐसा ट्रिक बताएंगे ना कि एक ही बार में आपको याद हो जाएगा और भूलेगा नहीं। लेकिन एक चीज आपसे है निवेदन कि ये जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, ये ट्रिक आप एक बार याद भी करिएगा और उसको याद करने के बाद कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको अच्छे से दिमाग में आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कुछ घेरा घेरा बनाया गया है, यहाँ पे घेरा थोड़ा मोटा मोटा कर दिया गया।
जो मोटा जाएगा ना बाबू, वो क्या है, वो अपवाद वाले तत्व हैं। यानी अपवाद वाले तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उनमें घटबढ़ नियम लगता है। वो घटबढ़ नियम कैसे लगता है उसको जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराएंगे आपको ना, तब आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज के बाद जो हमारी वीडियो आएगी ना, उसमें हम एक वीडियो ऐसे लाएंगे जिसमें हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ट्रिक से बताएंगे कैसे करते हैं। जैसे 1:2:2 करते हैं ना, पूरा आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनको ट्रिक से सीखेंगे, और जब उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करना शुरू करेंगे तो अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं मिल जाएगा तो उनमें घटबढ़ नियम लगा करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तब वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही होगा। ये आपको आना चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन, सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जिंक है, कैडमियम है और मरकरी है, ये भी डी ब्लॉक में रखे गए हैं। इनको संक्रमण तत्व सबको कहते हैं, पूरे डी ब्लॉक के तत्वों को, लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, ये रीजन है, मतलब कारण आपको जानना है कि वो क्यों नहीं कहे जाते। कारण ये है दोस्तों कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे ना, तो इनका जो डी उपकोष आएगा लास्ट में, वो पूरा डी में 10 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। यानी जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो अंतिम में आएगा डी उपकोष, वो पूर्ण रूप से भरा रहेगा। जैसे यहाँ पर जिंक आएगा तो यहाँ पे 3D10 आएगा, यहाँ 4D10 आएगा, यहाँ 5D10 आएगा, और जब डी में 10 इलेक्ट्रॉन आप भरेंगे तो वह उपकोष, वह कक्षक पूरी तरह से भर जाएगा, या उपकोष पूरी तरह से भर जाएगा, उसमें कोई भी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। इसके लिए डी कक्षक इनका पूर्ण रूप से भरा होता है, या डी उपकोष इनका पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इनके ऊपर +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, उस स्थिति में क्या ये संक्रमण तत्व कहे जाएंगे, तब भी नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि उनका तब भी डी उपकोष पूरी तरह से भरा रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, इनमें से आपसे पूछा जाता है कि मुद्रा धातुएं कौन सी हैं। यानी इन पूरे आवर्त सारणी में या पूरे डी ब्लॉक के तत्वों में मुद्रा धातु किसको कहते हैं। तो दोस्तों मुद्रा धातु इनको कहते हैं, देखिए कॉपर और सिल्वर, और ये Au गोल्ड, सोना, ठीक है। ये सोना हो गया, ये चांदी हो गई, ये तांबा हो गया, ठीक है। अब देखिए चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ये सभी क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं बोल रहा हूँ ना, सभी क्वेश्चन हैं, और उसके बाद भी अभी और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के बाद आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि बताइए Mn++ का विलयन, Mn++ का विलयन रंगहीन होता है, जबकि Mn+ का विलयन रंगीन होता है, कारण बताइए, तब आप तो फंस जाएंगे, ठीक है। जैसे पूछ ले कि Cu++ का विलयन रंगीन होता है और Cu+ का विलयन रंगहीन होता है, क्यों, तब आपको उसका आंसर जानना चाहिए। तब वो आंसर आप कैसे दे सकते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर पाएंगे तब। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना तो बहुत जरूरी है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉपर एक अपवाद है। तो पहले ही अगर सबकी तरह उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो वहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें घटबढ़ नियम लगा के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तब जो आएगा उसके बाद उसका देखेंगे कि उसमें इनकम्प्लीट या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, उसी तरह से क्रोमियम का भी है। तो ये चीजें हम लोग तब सीखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे तब। अब देखिए, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वह फिक्स होती है, स्थिर होती है, या बदलती रहती है, जिसको परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। तब जिसको परिवर्ती संयोजकता कहते हैं या परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या कह सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको सीखना है। तो बता दूं आपको जानकारी के लिए कि इनमें से जो सबसे ज्यादा जो ऑक्सीकरण संख्या बदलती है वो किसकी है, Mn की है। यह कौन सा तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या या सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या व्यक्त करता है, ठीक है, या प्रदर्शित करता है, तो Mn है। Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +7 होती है। यानी +3, +4, +5, +6, +7 तक ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या या परिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करता है। अगली बात बता दूं आपसे कि इन्हीं में कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अयस्कों से निकाली जाती हैं। वैसे तो आप जानकारी लिए जान लीजिए कि पूरे डी ब्लॉक के तत्वों में जो भी रखे गए हैं ना तत्व, वो सभी धातुएं हैं, और ये सभी धातुएं डायरेक्ट नहीं मिलती हैं। जैसे कुछ को छोड़कर, जैसे सोना चांदी को छोड़कर जो बहुत सी धातुएं ना वो डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, वो अयस्कों के साथ जुड़ी होती हैं, खनिजों के साथ मिली होती हैं, ठीक है। जैसे कि धातुएं तो रहेंगी, उनके साथ कुछ और अशुद्धियां भी रहेगी। उस अशुद्धियों को दूर करके हम लोग शुद्ध धातु को निकालते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं धातुकर्म, मेटलर्जी। और वो मेटलर्जी किसका करना पड़ता है, अयस्कों का। यानी जैसे कॉपर है तो कॉपर डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा जमीन के अंदर से, ठीक है, वो अयस्कों के रूप में मिलेगा। जैसे जिंक है तो जिंक अयस्कों के रूप में मिलेगा, मरकरी अयस्कों के रूप में मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी अयस्कों का नाम आपको याद करना पड़ेगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर के अयस्क का नाम बताइए, कभी कभी फार्मूला दे देगा, उस पूछेगा कि इनमें से कौन कॉपर का अयस्क कौन नहीं है,
ठीक है। तो बहुत ढेर सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी धातु ऐसी है जिसकी चालकता सबसे अधिक है। तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। उसके बाद तांबा की भी चालकता होती है, ठीक है। तो याद करिएगा किसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है, तो ऑस्मियम का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। कौन सबसे भारी धातु है, तो ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। किसका घनत्व सबसे कम होता है, स्कैंडियम का होता है। इनमें से किस तत्वों को जुड़वा तत्व कहा जाता है, तो जर्कोनियम और हॉफनियम को जुड़वा तत्व कहा जाता है, ठीक है। इनमें से किसको मुद्रा धातु कहते हैं, तो कॉपर, एजी और ये गोल्ड, ऑरम, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मुद्रा धातु या कॉइनेज मेटल, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी धातु है जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी है। और इसका प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में, उष्मामापी के रूप में आप जानते हैं, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी का प्रयोग किया जाता है। और इसका एक अयस्क है सिनेबार, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए इनमें से हम लोग पिछले दिनों में कुछ वीडियो बनाए थे, जैसे एक वीडियो ऐसी गई है जिनमें अयस्कों का नाम ट्रिक से याद कराया गया है। जैसे आपको बता दें जानकारी के लिए कि माला आज कल करके कूदी, जैसे मैलेकाइट है, एजुराइट है, कैल्कोपायराइट है, कैल्कोसाइट है, ठीक है, क्यूपराइट है, एजुराइट है, वो सभी किसके अयस्क हैं, कॉपर के। अंजलि गली में शेरू को मत लाना, ठीक है, वो किसका है, लेड का अयस्क है। अंजलि गली में शेरू को मत लाना यानी एंजलेसाइट, गैलेना, ठीक है, इस तरह सेरुसाइट, इस तरह से। अब देखिए उसके बाद जिंक का एक अयस्क है कैलेमाइन, ठीक है। मरकरी का सिनेबार अयस्क है। उसके बाद देखिए मैग्नीज का अयस्क आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि डी ब्लॉक का तो आप पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक में ये सभी धातुएं हैं, पूछा जाता है। मैग्नीज यानी मैग्नीज का एक अयस्क होता है जिसका नाम होता है MaNO2 पाइरोलूसाइड, और एक उसका अयस्क होता है मैग्नाइट, ठीक है। देखिए मैग्नाइट, मैग्नेसाइट और मैग्नेटाइट, तीन अयस्क होते हैं एक सेम नाम के। मैग्नाइट इसका अयस्क होता है। मैग्नेसाइट Mg का होता है, Mg मतलब मैग्नीशियम का अयस्क होता है। और मैग्ने जो टाइट होता है वो लोहे का होता है, क्योंकि लोहा हमेशा टाइट होता है। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहे का। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का। और मैग्नाइट यमियन का है, ठीक है। पाइरोलोसाइट किसका है, Mn का है, ठीक है। ये पाइरोलोसाइट का फार्मूला है। रूटाइल इसका देखिएगा एक अयस्क है रूटाइल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रूटाइल जो आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन पूछा जा सकता है, भाई कंपटीशन है, अगर पढ़ाई है तो कंपटीशन है। आजकल नीट में कौन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जो पहले से ही अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वही क्वेश्चन जाके टकरा जाता है। अरे मैं कह रहा हूँ 10 पढ़ा, 10 का 10 नहीं फंसा, 2-4 फंसेगा, ठीक है, 1-2 फंसेगा, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो तन मन से पढ़िए और अच्छा स्कोर लाइए अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को यहीं रोक देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। दोस्तों बता दें कि अगली वीडियो में हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे ट्रिक से। और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से आपको क्या फायदा होगा, जैसे आप चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, जैसे आप अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय प्रकृति देख सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ना कि इनमें से कोई यौगिक दे दिया या कोई तत्व दे दिया संयोजकता के साथ, जैसे Fe++ Fe∭+, पूछा कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय है, या ये अनुचुंबकीय प्रकृति का है कि प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए इनका विलयन रंगहीन होता है, उनका विलयन रंगहीन होता है। जैसे Cu++ करके दे दिया कि एक का विलयन रंगहीन होता है, दूसरे का रंगीन होता है, क्यों। या जिंक का पूछते हैं, जिंक++ का विलयन सफेद होता है, सफेद मतलब रंगहीन होता है, और Cu+ का विलयन रंगहीन होता है, क्यों, बताइए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पूछा जा सकता है। जैसे कह दिया कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उनमें से 4D श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। या फिर इनमें से किसी एक का दे दिया, पूछा कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करते हुए पता कीजिए कि इनकी जो संयोजकता है वो कितनी हो सकती है, या इनकी अक्षीकरण संख्या कितनी हो सकती है, किसी की भी। तो दोस्तों वो सभी तभी संभव है जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं रोक देते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और 8 मार्च तक आते आते आपको बहुत कुछ यहाँ पे सिखाया जा सकता है इस वीडियो से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, एक निवेदन है कि अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है, फटाफट।